नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है घरेलू उपयोग के लिए नया बिजली कनेक्शन कैसे लिया जाए। तो घरेलू उपयोग के लिए जब आप बिजली कनेक्शन लेते हैं तो उसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास एक घर होना चाहिए। घर बना बनाया जिसमें आप रह सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग होते अप्लाई कर देते, ज़मीन खरीदे या ज़मीन खरीद के रखे हुए थे, अब उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मतलब अब घर बनाने जा रहे हैं और वो घरेलू कनेक्शन के लिए अप्लाई कर देते हैं। लेकिन उस कंडीशन में उनको घरेलू कनेक्शन नहीं मिल सकता है, उस समय टेम्प्रोरी कनेक्शन दिया जाता है, क्योंकि घरेलू कनेक्शन घर में रहने के लिए दिया जाता है, ना कि घर बनाने के लिए। तो ये गलतफहमी अक्सर लोगों को हो जाती है और वो खाली ज़मीन पर या अंडर कंस्ट्रक्शन जो घर अभी बन ही रहा है उसके लिए घरेलू कनेक्शन अप्लाई कर देते हैं और फिर उनका घरेलू कनेक्शन रिजेक्ट हो जाता है। एक ये प्रॉब्लम होता है, जब आपका घर का छत हो गया है तब आप उसको रहने लायक कह सकते हैं कि हाँ भाई अब मेरे पास पैसा नहीं है, या दिस डैट जो भी एक प्रॉब्लम बता के कि हाँ मैं अब इसमें रह लूँगा। तो घर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास चार दीवारी खड़ी है और आपके पास ऊपर छत है, इतना तो कंपलसरी है, तभी आप उसको घर कहिएगा, चाहे वो ईंट का बना हो या फूस का बना हो, लेकिन ऊपर छत तो होनी चाहिए। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट यही है कि एक घर होना चाहिए। अब दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि उस घर के कागजात होने चाहिए। अब कागजात किस तरह के होने चाहिए? तो अगर वो ज़मीन उन्हीं के नाम पर है जिनको कनेक्शन लेना है, तो जिनको नया कनेक्शन लेना है अगर ज़मीन उन्हीं के नाम पे है तो उनके ज़मीन का रसीद बिल्कुल करेंट होना चाहिए। जो साल चल रहे हैं उससे एक साल पीछे तक का चलता है, उससे ज़्यादा पीछे नहीं चलता। तो उनका ज़मीन का रसीद एकदम करेंट होना चाहिए। उनके पास ओरिजिनल आधार होना चाहिए और उनके पास एक फ़ोटो अपना होना चाहिए या अपना खुद का फ़ोटो वो उस ऐप से खींचेंगे। उसके बाद ज़मीन का केवाला होना चाहिए आपके पास। अगर ज़मीन आपके नाम पे नहीं है, जिनको अप्लाई करना है उनके नाम पे नहीं है, तो अगर वो किसी और अदर के नाम पे है, आप किराया ले रहे हैं उस घर में, और अगर घर बना हुआ है आप किराया ले रहे हैं, तो उसमें आपके लिए एग्रीमेंट पेपर लगेगा। लेकिन उन मकान मालिक जो है उसके ज़मीन का ओरिजिनल पेपर भी साथ में लगेगा करेंट। और आपने जो किरायानामा बनवाया है, मकान मालिक के किराया पे ले रहे तो ज़रूर किरायानामा बनवाइएगा। तो उस किरायानामा के हिसाब से फिर आप उस ज़मीन पे उत्तराधिकारी हो रहे हैं कि आप ले सकते हैं बिजली कनेक्शन। बशर्ते किरायानामे में ये लिखा रहना चाहिए कि किराएदार को बिजली कनेक्शन लेना है अपने नाम से। फर्स्ट थिंग। दूसरा थिंग ये जानना कि यही मकान मालिक हैं, इसके लिए करेंट ज़मीन का रसीद लग गया उनका। एक तीसरा कंडीशन ये भी होता है कि मेरा पूर्वजों का ज़मीन है, मेरे दादाजी के नाम पे, परदादा जी के नाम पे ज़मीन है और मुझे कनेक्शन लेना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, करेंट ज़मीन का रसीद जिसमें उनके दादाजी या परदादा जी का नाम साफ साफ दिख जाए तो करेंट रसीद से हमको पता चल गया। अब उनका ज़मीन आपका कैसे हुआ, इसके लिए आपको या तो कोर्ट से एफिडेविट बनवा के देना होगा कि हाँ ये मेरे दादाजी हैं और मेरा इसमें हिस्सा पड़ रहा है, हमको भी चाहिए कनेक्शन, या आप कहीं से वंशावली बनवा कर दीजिएगा कि ये मेरा वंश, ये मेरे दादाजी हैं, और अपना रिलेशन आप दिखाइएगा कैसे कैसे हैं और कितने लोग हैं उनके नीचे। तो एक कंडीशन ये होता है, उसमें फिर आप अप्लाई कर सकते हैं कि करेंट रसीद में दादाजी का नाम मिल ही जाएगा। एक ये कंडीशन हो गया। एक दूसरा कंडीशन होता है कि जैसे हस्बैंड के नाम पे ज़मीन है और वाइफ को कनेक्शन लेना है, या वाइफ के नाम पे ज़मीन है, हस्बैंड को कनेक्शन लेना है, या माँ के नाम पे है या पिताजी के नाम पे है। माँ के पिताजी के नाम पर एफिडेविट बनवाना होता है पिताजी से या माँ से, तब आप कनेक्शन ले सकते हैं। या अगर वो नहीं रह गए तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा, तब आप ज़मीन का रसीद दिखाइएगा, मृत्यु प्रमाण पत्र लगाइएगा, तब जाके होगा। अगर हस्बैंड वाइफ की बात है तो कुछ कंडीशंस में कनेक्शन मिल जाता है कि हाँ चलो वाइफ का नाम है और
वहाँ पर हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है तो कनेक्शन मिल जाएगा। उनके आधार में भी वो नाम लिखा रहता है और ज़मीन की रसीद में भी अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा भी होता है कि वाइफ के नाम पे ज़मीन है और हस्बैंड कनेक्शन लेना चाह रहे हैं और वाइफ ऑब्जेक्शन उठा दी कि नहीं, हम नहीं देंगे, हम नहीं चाह रहे देना, तो ऐसा भी कंडीशन फंस जाता है। तो वहाँ पर फिर एफिडेविट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बहुत जगह ये खोजा जाता है कि हाँ वाइफ के नाम से आप कनेक्शन ले रहे हैं तो आपको एफिडेविट देना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स की बात होगी कि इतना डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लगेगा। कहीं कहीं पर सिचुएशन के हिसाब से डॉक्यूमेंट भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आपके सपोज मान लेते हैं कि किसी के दादाजी के नाम पर ज़मीन है और 4 बेटे हैं उनके, अब उनके 4 बेटों के 4 बेटे हुए, पता चला किसी के पिताजी के नाम पे कुछ बकाया बिजली विभाग का रह गया, किसी के नाम पे कुछ है, किसी के नाम पे कुछ है, दादाजी के नाम पर एक और कनेक्शन था उसमें भी कुछ बकाया है। तो उस कंडीशन में जो है अगर कोई नया आदमी अप्लाई करे तो उसको कनेक्शन नहीं मिलेगा, बशर्ते क्योंकि आपने बकाया रख रखा है। तो आपको फिर वो जो जेई सर जिस इलाके के जो जेई होते हैं उनके बुद्धि विवेक पर डिपेंड करता है कि वो कैसे आपको कनेक्शन देंगे, कैसे नहीं देंगे। कुछ कंडीशन में ये भी कहा जाता है कि आप सब पे पूरा ड्यूज क्लियर कीजिए, कुछ कंडीशन में ये कहा जाता है कि अच्छा ठीक है आप 50% सब पे पेमेंट कर दीजिए, और कुछ कंडीशन में अदर कंडीशंस भी होते हैं, तो वो तो अलग बात है। ऐसे बकाया तो रखना ही नहीं चाहिए, तो ये एक अलग मैटर हो गया। मन नॉर्मली जितने मैटर उठ सकते थे नया कनेक्शन लेने में घरेलू, वो सब मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। अब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि ऑफलाइन अप्लाई तो बंद हो गया, 2019 तक होता था, 2020 से बंद। 2020 के बाद जो है ऑनलाइन अप्लाई होता है। तो ऑनलाइन जो अप्लाई होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा एक ऐप है, सुविधा ऐप, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसको लोगो। इस सुविधा ऐप को सबसे पहले अपने एंड्रॉयड मोबाइल के लिए ही अवेलेबल है। ये सुविधा ऐप iOS के लिए नहीं आता है, एप्पल्स के लिए नहीं है, सिर्फ एंड्रॉयड के लिए। तो एंड्रॉयड का जो प्ले स्टोर है उसमें जाना है, सर्च बटन में सुविधा ऐप जो है टाइप करना है, सुविधा सर्च करना है। जैसा लोगो मैंने दिखाया अभी आपको स्क्रीन पर, वैसे ही लोगों को पर क्लिक करना है। उसके नीचे में NPPDCL SPPDCL लिखा हुआ है, आप देख ही रहे हैं, उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऐसे ही NPPDCL और SPPDCL का लोगो आएगा। लोगो आने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा ये इंटरफेस। इस इंटरफेस पर देखिए आपको लिखा हुआ है न्यू कनेक्शन सर्विस, सबसे ऊपर में जो अभी हाईलाइट हुआ है लिखा हुआ है। तो न्यू सर्विस कनेक्शन पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आया। अब इस इंटरफेस में सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है अप्लाई न्यू कनेक्शन, ठीक है। उस अप्लाई न्यू कनेक्शन पे हम जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद ये आपको टर्म्स कंडीशंस आ गया। इस टर्म्स कंडीशन को आप चाहे तो पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या होता है। नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, खुद भी समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से पढ़ने के बाद नीचे प्रोसीड का जो बटन देख रहे हैं उस पर क्लिक करना है और प्रोसीड करना है उसको। प्रोसीड जैसे ही आप कीजिएगा आप अगले स्टेप पर पहुँच गए। इस स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाले पे क्लिक करने के लिए वहाँ पे क्लिक करके अपना ज़िला जो है सेलेक्ट कर लेंगे। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद आप उसके नीचे देख रहे होंगे कि मोबाइल नंबर डालने के लिए कहा जा रहा है। फिर वहाँ अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद उसमें 0 नहीं लगाना है मोबाइल में, आपको सिर्फ 10 अंकों का अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, +91 ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। फिर उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP पे क्लिक करते ही
आपके मोबाइल पर जो है एक OTP चला जाएगा बिजली विभाग की तरफ से। NBPTCL या SBPTCL जो होगा लिख किया जाएगा। बिजली विभाग की तरफ से आपके मोबाइल पर एक OTP चला गया। आपके पास जो 6 अंकों का OTP पहुंचा है उसको आप जो है नीचे OTP सेक्शन में डाल देंगे। जैसे ही आप इसमें OTP इंटर करेंगे, OTP इंटर करने के बाद आपका जो है प्रोसीजर नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट लेवल में क्या है, तो नेक्स्ट लेवल में सबसे पहले हमको अपना ब्लॉक चुनना है। ठीक है, ब्लॉक चुनेंगे। सबसे पहले आपका जो भी ब्लॉक है उसको आप चुनिए। उस ब्लॉक में फिर आपका पंचायत कौन सा है उस पंचायत को चुनिए। फिर उसके बाद आपका विलेज कौन सा है उसको चुनिए। अगर आप नगर निगम है तो पंचायत में नगर निगम को चुनिए। उसके बाद आपका क्या वार्ड है उसको चुनिए। चुनने के बाद जब नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तब आपसे डिवीजन, उसके बाद सब डिवीजन, उसके बाद सबसे नीचे 3rd नंबर पे आप जो देख रहे हैं सेक्शन पूछा जाएगा। सेक्शन पूछने के बाद जब आप सेक्शन बता दीजिएगा तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको दिखाई पड़ रहा है डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, हाई टेंशन, हर घर बिजली और पब्लिक वाटर। तो हमें क्लिक करना है डोमेस्टिक पर। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू कनेक्शन। ठीक है, लिखा हुआ है नीचे में फॉर ऑल डोमेस्टिक हाउस होल्ड एंड रेसिडेंटियल पर्पस। कंस्ट्रक्शन पर्पस नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रेसिडेंटियल पर्पस, सिर्फ रहने के लिए। ठीक है, फिर हम इस पर क्लिक कर देंगे डोमेस्टिक पे। डोमेस्टिक पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 कैटेगरी आपको दिखाई पड़ रहा है। कहीं कहीं पर ये कैटेगरी चेंज हो जाएगी जगह के हिसाब से। ये जो अभी कैटेगरीज आपको दिखाई पड़ रही है ये हो गया पंचायत के हिसाब से, विलेज के लिए, रूरल के लिए। जैसे ही आप वार्ड डालिएगा, नगर निगम में कोई वार्ड डालिएगा, ये DS1 जो इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है वो DS2 हो जाएगा। सिंगल फेज और 3 फेज जो 2nd नंबर और 3rd नंबर है। सबसे ऊपर में है KJ, कुटीर ज्योति। कुटीर ज्योति जो कनेक्शन होता है वो BPL वालों के लिए होता है। BPL कनेक्शन होता है वो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए। इसमें 1 वाट से लेके 250 वाट तक का कनेक्शन होता है मैक्सिमम। उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको फाइन बहुत तगड़ा लगता है। DS1D उससे थोड़ा महंगा है, DS2D उससे भी थोड़ा महंगा है और DS3D उससे भी थोड़ा महंगा है। DS1D सिंगल फेज जो लिखा हुआ है उसमें 1 किलोवाट से 7 किलोवाट तक का आप कनेक्शन सिंगल फेज में ले सकते हैं। DS1D 3 फेज जो लिखा हुआ है नीचे बीच में जो फेज लिखा है एक ऊपर से नीचे तक, इसमें आप 5 किलोवाट से 70 किलोवाट तक 3 फेज कनेक्शन ले सकते हो। 3 फेज कनेक्शन 5 किलोवाट से ही शुरू होता है। और DS3D जो देख रहे हैं इसमें आपको 3 फेज कनेक्शन 7 किलोवाट से 70 किलोवाट तक होता है। ठीक है, अब इसमें इतने सारे कैटेगरीज क्यों हैं? तो इन सब कैटेगरीज का अलग अलग मतलब है। DS1D वो सिंगल फेज और DS1D 3 फेज। ये तो DS1D जो कैटेगरी है ये 2 भाग में तो यही डिवाइड हो गया। DS1D जो होता है रूरल एरिया के लिए होता है और DS2D जो होता है वो आपको शहरी एरिया के लिए होता है और DS3D जो होता है स्मार्ट सिटीज के लिए। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे, जब हमने अपना कैटेगरी चुन कर लिया, नॉर्मली अगर आप रूरल में हैं या कहीं भी आपको DS1D सिंगल फेज दिख रहा है तो ले लीजिए भाई। तब हम अपना लोड डालेंगे। सेकेंड ऑप्शन अब क्या आएगा, लोड। कितने लोड के लिए आप लेना चाह रहे हैं? तो नॉर्मली लोड जो है आपको अपने घर में आप क्या क्या बिजली चीज़ यूज़ कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अभी नॉर्मली हर घर में 1 HP का मोटर होता है, तो 1 HP मतलब 1 किलोवाट पकड़ लीजिए उसको राउंड फिगर में। 2 HP है तो 2 किलोवाट पकड़ लीजिए उसका। 1 किलोवाट होता नहीं है तो भी राउंड फिगर में आप उतना ही पकड़िए। तो 1 किलोवाट आपको वही हो गया। फिर फ्रिज रहता है सबके घर में, उसके बाद मिक्सी होता है, आयरन होता है,
उसके बाद आपको कूलर रहता है, पंखा रहता है, टीवी रहता है, बल्ब्स होते हैं बहुत सारे। तो इन सब को कैलकुलेट करिए। जैसे पंखे का है तो उसका 60 वाट पकड़ लीजिए, 10 वाट के एलईडी बल्ब्स आते हैं। तो ऐसे करके आपको कैलकुलेट करना होगा एक अंदाजन। तो अंदाजन में प्लस ही रखिए, माइनस मत कीजिए, नहीं तो आपको फिर बिल में फाइन लगेगा। वो भी मैं आपको बिल वाले वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको कैलकुलेट करने के बाद 2.5 आ रहा है कि हाँ मेरा 2.5 किलोवाट या 2 किलो 200 पुर रहा है, अच्छा सब कुछ एक ही बार में हम थोड़ी यूज करेंगे, तो अपना 3 रखिए, 2 रखिए, जो आपको सुविधाजनक लगे। क्योंकि जैसे ही आप जो भी आप लोड यहाँ पर सैंक्शन करवाइएगा, उस लोड को जैसे ही आप क्रॉस कीजिएगा यूज करने के समय, तो आपको क्या होगा, फाइन लग जाएगा। अब लोड कैलकुलेट कैसे होता है मीटर में? तो लोड कैलकुलेट ऐसे होता है कि आप एट द टाइम, मतलब कितना लोड यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने सब कुछ अपने घर का बंद कर रखा है, तो मेरा लोड क्या दिखाएगा, 0। बस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे घर में मीटर लगा हुआ, मोटर है, टीवी है, पंखा है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, सब है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। बशर्ते तब तक जब तक मैंने उन सबको ऑन नहीं किया, यूज नहीं कर रहा, पहला चीज। तो अब मान लीजिए मेरा मोटर चल रहा है 1 HP का, और मैंने 1 किलोवाट का ही कनेक्शन दिया है, और 1 HP का मेरा मोटर चल रहा है। तो उस समय मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 किलोवाट से नीचे हूँ, और मैंने मोटर बंद कर दिया। अब मैं अपने घर का सब कुछ यूज कर रहा हूँ, तो मेरा 1 किलोवाट से ऊपर लोड नहीं पहुँचा। लेकिन अगर मैं मोटर भी चला रहा हूँ 1 HP का, और फिर मैंने अपना पंखा भी चला रहा हूँ, टीवी भी देख रहा हूँ, फ्रिज भी चल रहा है मेरा, कोई आयरन भी कर रहा है घर में, मिक्सी भी चल रही है किचन में, तब क्या होगा, मेरा 2-2.5 किलो 3 किलो पार कर जाएगा, क्योंकि सब कुछ एक साथ चल रहा है। तो एक बार में आप कितना ज़्यादा लोड डाल रहे हैं, वो यहाँ पे देखा जाता है कि आप एक बार में मैक्सिमम कितना यूज़ कर रहे हैं। उसी को kW में नापा जाता है, जिसको हम लोग लोड कहते हैं, कि आप एक बार में कितना लोड दे दीजिए। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर लिखा जाता है कि मैक्सिमम मैं इतना ही लोड दूंगा एक बार में। क्योंकि उसी हिसाब से मान लीजिए किसी ट्रांसफार्मर पर 200 घर हैं, और 200 घर ने ये कहा कि मैं 1-1 किलोवाट लोड दूंगा, तो 200 तो ट्रांसफार्मर का पुर गया कैपेसिटी। अब किसी ने 1 की जगह 4 कर दिया, और ऐसा 1-2 लोगों ने नहीं किया, 200 में से 50 घर लोगों ने कर दिया, तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये काम नहीं करना है हमें। लोड जितना हमने दिया, 3 किलोवाट अगर हमने लोड दिया है, तो कोशिश करिए कि अंडर 2 रहिए, 2 रहिए, 2.5 रहिए। आपको लगे कि अब 3 मेरा टच हो रहा है, तो उसको 4 कर दीजिए, 4 किलोवाट ले लीजिए। नहीं, अगर आपका 2 में ही रहता है, बहुत अच्छी बात है। तो लोड हमेशा थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे, लोड जब हम दे देंगे, तब हमसे पूछा जा रहा है अप्लीकेंट नेम। सबसे फर्स्ट कॉलम में अप्लीकेंट नेम, तो हमें अप्लीकेंट का नाम दे रहा है, मतलब किसके नाम से हम कनेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, हम यहाँ पर उसका नाम भरेंगे। ठीक है, जब हमने जो अप्लीकेंट नेम है उनका नाम हम ऊपर में भर दिए। आप स्मॉल में, कैपिटल में, आपको जैसे भरना है भर सकते हैं। कैपिटल में देखने में अच्छा लगता है, इसलिए कैपिटल भरिएगा, ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद नीचे हमको देना है फादर्स नेम या हस्बैंड नेम। इसमें कुछ भी सन ऑफ या वाइफ ऑफ ऐसा कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, और ऐसा लिखिएगा तो रिजेक्ट कर देगा। आपको सीधे फादर नेम भरना है या सीधे हस्बैंड नेम भरना है। उसमें कुछ डॉट वॉट डैश माइनस ब्रैकेट ये सब कुछ देने का ऑब्लिक ज़रूरत नहीं है, सीधे नाम भरिए। ठीक है, अब हमने अप्लीकेंट नाम भर दिया, मतलब जिनके नाम से अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम भर लिया। हमने फादर्स नेम भर लिया। फादर्स नेम अप्लीकेंट नेम देखिएगा आधार से बिल्कुल मैच होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम अब क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे जैसे ही हमने क्लिक किया, तो अब आ गया कि हम एड्रेस कहाँ का, मतलब हम कहाँ के लिए अप्लाई किए हैं। अप्लीकेंट का नाम भर दिए, किसके नाम से अप्लाई किए हैं, उसके पिताजी का नाम भर दिए। अब जगह कहाँ के लिए हमने अप्लाई किया, ये जो मीटर लगेगा, जब आप कनेक्शन अप्लाई किया आपने तो मीटर लगेगा,
तो मीटर लगेगा तो कहाँ लगेगा, तो जहाँ मीटर लगेगा वहीं का एड्रेस देना है इसमें। आपका घर कहीं भी है उससे मतलब नहीं है, जहाँ मीटर लगेगा एड्रेस वहीं का होना चाहिए। तो सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं कि ऊपर में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया कि इंक्लूडिंग मैक्सिमम 40 कैरेक्टर लिखना है, ठीक है, हर फील्ड में। और स्पेशल कैरेक्टर्स जिनको कहते हैं कॉमा, इक्वल टू, ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क, डॉट, दिस दैट, इसमें अलाउ नहीं है। आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट और नंबर्स, यही दो अलाउ है। तो सबसे पहले हम देंगे हाउस नंबर या बिल्डिंग नंबर। बिल्डिंग नंबर के आगे हम देख रहे होंगे स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब है कि जिसमें जिसमें स्टार लगा है वो तो हमें भरना ही भरना है, ठीक है। जिसमें स्टार नहीं है हम उसको खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन जिसमें स्टार लगा हुआ है उसको तो हमको कुछ ना कुछ उसमें भरना ही है। तो हम हाउस नंबर में या बिल्डिंग नंबर में अगर हमारा बिल्डिंग नंबर या हाउस नंबर मिला हुआ है तो हम वो डाल देंगे, नहीं तो हम खाता नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर उसमें भी मतलब कुछ है कि नहीं हमें खाता नंबर भी नहीं पता है तो हम अपना नियर बाई उसमें डाल सकते हैं कि नियर बाई हमारा क्या पड़ेगा। स्ट्रीट में सबसे अच्छा रहता है कि आप रोड नंबर डाल दीजिए। नियर बाई आपने डाल दिया, या केयर ऑफ में भी किसी का नाम देना चाहते हैं तो उनका नाम भी दे दीजिए। तो आपने डाल दिया उसमें हाउस या बिल्डिंग नंबर में नियर बाई। स्ट्रीट में डाल दिया कि आपका कौन सा रोड नंबर है। एड्रेस 1 में डाल दीजिए आप कि आपका क्या वार्ड नंबर है। एड्रेस 2 में आप अपने गांव का नाम दे दीजिए। एड्रेस 3 में आप अपने पंचायत का नाम दे दीजिए, और उसके नीचे आप अपने सिटी का नाम दे दीजिएगा। उसके बाद आपको पिन कोड देना है और फिर उसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। सब कुछ करेक्ट हो गया, सबमिट हो गया। सबमिट करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई पड़ेगा सबमिट या प्रीव्यू। तो सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू को जरूर चेक कर ले, जो क्या मैंने जो इन्फॉर्मेशन डाला है क्या वो करेक्ट है। अगर आपको लगे कि हाँ इन्फॉर्मेशन मैंने जो दिया है ये सब बिल्कुल करेक्ट है, तब आप सबमिट बेसिक डिटेल्स पर नीचे क्लिक कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है प्रीव्यू में आपको लगा अरे भाई ये तो गलती हो गई उससे, तो आप बैक करके उस गलती को सुधारिए और फिर आकर सबमिट बटन पे क्लिक करिए। फिर जब आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तब एप्लीकेशन अब आपका सबमिट हो गया। अब आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी प्रोवाइड की है उसमें से कोई भी चेंजेस अब नहीं हो सकता। आपका नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, लोड, कैटेगरी, इसमें सब कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। अब चेंजेस करने के लिए आपको नया अप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, अब मेरा रिक्वेस्ट नंबर जो है वो जनरेट हो गया। जब मेरा रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो गया तो अब मुझे रिक्वेस्ट नंबर तो मिल गया, तो उस रिक्वेस्ट नंबर को कहीं नोट कर लेना है या अपने ही मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ऐसे आपको टेक्स्ट मैसेज के जरिए वो रिक्वेस्ट नंबर मैसेज पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब उसके नीचे देखिए ऊपर तो ग्रीन मार्क मार दिया सक्सेस। अब सक्सेस बेसिक, इसमें सक्सेस का मतलब ये है कि आपने बेसिक डिटेल्स जो अभी भरा वो सेव हो गया, लेकिन अभी आपको डॉक्यूमेंट्स इनका अपलोड करना इनकम्प्लीट है। तो अब हम क्या करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल गए, ठीक है। सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर आप देखिए, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर सबसे ऊपर में कि अगर आपने अपलोड सक्सेसफुल हुआ तो ग्रीन टिक लग जाएगा, अगर डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, ठीक है, पेंडिंग है तो वो रेड रहेगा, और रेडी फॉर अपडेट कब है, जब आपने कैमरा ऑन किया और फोटो खींचा तब रेडी फॉर अपडेट होगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है अप्लीकेंट फोटो। अब फोटो वाले में क्या करना है, अगर अप्लीकेंट जिसके नाम से अप्लाई हो रहा है वो यहाँ नहीं है तो हम उनके फोटो की फोटो खींचेंगे। अगर वो यहाँ है, अवेलेबल है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अवेलेबल है तो अपना ही सेल्फी लेंगे उसमें, ठीक है। सेल्फी लेने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नीचे में दो ऑप्शन बन गए हैं, एक क्रॉस है और एक सही का निशान है, करेक्ट का। तो अगर आपने क्रॉस पर क्लिक कर दिया तो फोटो फिर से खींची जाएगी, अगर आपने सही पर क्लिक कर दिया
तो इसका मतलब है कि हाँ फोटो सही से खिंचाया है, आप इसको अपलोड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सही से आप फोटो खींचें। फोटो खींचने के बाद आप पहले एक बार चेक कर लें, अगर आपको लग रहा है कि यह फोटो सही है तो फिर उसको ओके करें। ओके करने के बाद ऊपर में आप देख रहे होंगे 3 ऑप्शन है, एक कैमरा, एक डिलीट, एक अपलोड। आपने भाई फोटो तो ओके खींचा, अब उस समय खींचा आपको अच्छा लगा, जैसे मैंने आपने उस पर ओके पे क्लिक कर दिया, अब आपको फोटो ठीक नहीं लग रहा, अब फिर से कैमरा पर क्लिक कीजिए और फिर से फोटो नया फोटो खींच लीजिए। ठीक है, फिर से ओके करिए। ओके करने के बाद आपको लगे कि हाँ भाई अब मैंने जो फोटो खींचा वो सही है, तो सबसे लास्ट इधर ऊपर का जो है ऑप्शन देखिए अपलोड, उस पर क्लिक कर दिए। उस पर क्लिक करते ही आपको एक जैसे ही आपका फोटो अपलोड हो जाएगा तो एक मैसेज आएगा, सक्सेस, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। उस पर फिर आप जैसे ही आ गया मैसेज, उसके नीचे में ओके लिखा हुआ है, उस पर ओके कर दीजिए। जैसे ही आपने ओके किया तो एक डॉक्यूमेंट जो है आपका अपलोड हो गया। ठीक है, आपका फोटो जो है अपलोड हो गया। अब नीचे में आप देख रहे हैं दूसरे में आईडी प्रूफ दे रहा है। क्या दे रहा है? कह रहा है आईडी प्रूफ डालने के लिए। अब आईडी प्रूफ वाले में क्या करेंगे, हम आईडी प्रूफ में कुछ भी चूज कर लेंगे, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, आधार है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, बीपीएल कार्ड है। अब जिनके पास बीपीएल कार्ड है वो बीपीएल कार्ड चूज करेंगे, जिनके पास नहीं है, मतलब जिन्होंने केजे के लिए अप्लाई नहीं किया, DS1 के लिए अप्लाई किया, तो यहाँ क्या करना है, आपको आधार कार्ड चूज कर लेना है। ठीक है, आधार कार्ड, इस यहाँ पर अब एक ट्विस्ट है, आपके पास अगर सिर्फ आप जमीन का करेंट रसीद ही अपलोड कर रहे हैं तो आप यहाँ आधार चुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप इसमें जमीन का मीन्स केवाला या किराएनामा या बंसाबली, एफिडेविट, कुछ भी अदर चीज़ भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है तो कहीं ना कहीं यही 5 जगह में से ना करिएगा। फोटो की जगह तो फोटो करिएगा ही, अब उसके बाद जो नीचे 5 जगह बच रहे हैं उसी 5 में सब कुछ आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, उस कंडीशन में अगर आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स और हैं अपलोड करने के लिए, तो यहाँ पर आप जमीन का करेंट रसीद अपलोड कर दीजिए। जिससे क्या होगा, भविष्य में अगर वो ढंग से नहीं अपलोडेड है या कुछ अदर चेंजेस करने के लिए कहा जाए तो आपको याद रहेगा कि मैंने इसी सीक्वेंस में सब कुछ अपलोड किया था। तो यहाँ पर हम अगर करेंट रसीद के अलावा भी हमें कुछ अगर अपलोड करना है तो हम यहाँ पर करेंट रसीद अपलोड करेंगे, अगर नहीं करना है तो हम आधार अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने सेकंड वाले को क्या किया, कैमरे से फ़ोटो खींचा। कैमरा से फ़ोटो खींचने के बाद जब हमारा फ़ोटो सही आ गया तो हमने क्या किया कि हमने उस पर फिर अपलोड बटन पर क्लिक किया और इस फ़ोटो को अपलोड कर दिया। फ़ोटो को अपलोड करने के बाद आप नीचे देख रहे होंगे ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स आ गया। ठीक है, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स में आप देख रहे हैं फ्रंट पेज और लास्ट पेज। फ्रंट पेज में हमें केवाले का पहला पन्ना डालना है और लास्ट पेज में हमें केवाले के अंदर का ऐसा पन्ना डालना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन खाता खेसरा के साथ अवेलेबल रहे। अगर नक्शा वाला है तो वो डाल सकते हैं, या जैसे होता है ना खड़ा करके फोटो खिंचवाते हैं वो डाल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर यहाँ पर हमको बंसावली डालना है तो हम फ्रंट पेज वाले में बंसावली डाल देंगे, बगल वाले में फिर से एक बार और बंसावली का अच्छा फोटो खींच के डाल देंगे। अगर हमें बंसावली या एफिडेविट या खतियान वगैरह अपलोड करना है तो हम इसमें एक में बंसावली डाल देंगे, एक में एफिडेविट डालेंगे, या हमें खतियान डालना है तो वो डालेंगे। तो ये 2 पूर्ण रूप से जो है ऑनरशिप डॉक्यूमेंट ही डालना है, लैंड ऑनरशिप डॉक्यूमेंट ही डालना है कि आप ज़मीन के मालिक कैसे हैं। तो अगर हमने ऊपर में आधार अपलोड किया है तो ये फ्रंट पेज और लास्ट पेज वाले दोनों में हमें करेंट का ज़मीन रसीद अपलोड कर देंगे। अगर हम केवाला भी अपलोड कर रहे हैं तो सबसे अति उत्तम बात है, बहुत अच्छा बात है अगर आप केवाला अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि तब काटने का, रिजेक्ट करने का बहुत कम चांस रहता है। हाँ, जो भी चीज़ अपलोड कीजिए ओरिजिनल अपलोड कीजिए, क्लियर फोटो अपलोड कीजिए, पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत ना हो, थोड़ा भी न लगे कि हाँ फोटो खराब है।
नहीं तो आपको होल्ड पे डाल दिया जाएगा और होल्ड पर डाल के कहा जाएगा कि री अपलोड कीजिए। तो फिर OTP आएगा, फिर री अपलोड करिएगा, फिर आप वहीं खड़ा रहिएगा जहाँ पर पहले बार आपने अप्लाई किया था, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही कुछ होता है। तो इसलिए अच्छे से अपलोड करिए, ठीक है। तो फर्स्ट में आपने ऑनरशिप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया पहले वाले में, और दूसरे वाले में आपने फिर उसी का लास्ट पेज अपलोड कर दिया। किरायनामा है तो पहला पेज, फ्रंट पेज वाले में आप किरायनामा का पहला पेज डाल दीजिए, और लास्ट वाले में आप किरायनामा का लास्ट पेज डाल दीजिए। इस पर सभी सिग्नेचर्स रहते हैं। उसके नीचे में आप देख रहे हैं एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ वाले में हमको क्या करना है, फिर एड्रेस प्रूफ वाले में हमने फिर आधार सेलेक्ट करना है, और फ्रंट पेज में आधार का फ्रंट और लास्ट पेज में आधार का बैक अपलोड कर देना है, ओरिजिनल का, ठीक है। आप जीरोक्स अपलोड जो होता है उससे कुछ भी अपलोड नहीं करना है, ओरिजिनल से करना है। ओरिजिनल से अपलोड कर दिए। अपलोड का तरीका आपको पता ही है, कैमरा खोलना है, अपलोड करना है, और फिर उसके बाद फ़ोटो खींचनी है, सही है तो ओके पे क्लिक करना है, फिर अपलोड कर देना है। अपलोड सक्सेसफुल दिखाएगा, ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने इन 500 चीज़ों को अपलोड कर लिया करेक्टली, सब में ग्रीन टिक हो गया, उसी वक्त आपको जो क्या होगा कि आपका जो रिक्वेस्ट नंबर है उस पर दिखाएगा कि आपका रिक्वेस्ट नंबर जो है अप्लाई हो चुका है सक्सेसफुली, और एक मैसेज आपके स्क्रीन पर गिरेगा। कैसा मैसेज गिरेगा ये आप देखिए, आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है कैसा मैसेज गिरेगा, ठीक है। अब आपको अब जो है आपका डॉक्यूमेंट हो गया है अपलोड, आपका एप्लीकेशन हो गया है सबमिटेड। अब ये वाकई में सबमिट हो गया। अब जो है सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पर आपने क्या किया है, हर चीज़ अच्छे से अपलोड किया है, दिखता है, आप पढ़ सकते फ़ोटो में, सब कुछ ओरिजिनल है। तो क्या होगा, आपका एप्लीकेशन कभी भी डॉक्यूमेंट की वजह से होल्ड पे नहीं जाएगा, फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज़ कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किस किस कंडीशंस में डॉक्यूमेंट्स पे आपको होल्ड पे जा सकता है। घर नहीं बना है, घर पुराना है, घर पे बकाया है, पुराना है, और आपने मान लीजिए कि घर ही खरीद लिया, ज़मीन के साथ आपने घर ही खरीद लिया। तो जैसे ही आपने घर खरीदा, कोई ना कोई कनेक्शन तो पहले से रहा होगा, तो उस कनेक्शन का डिटेल भी आप खरीदने वाले से लीजिए। उस पर चेक कीजिए कि बकाया तो नहीं है, उसने प्रॉपर तरीके से डिस्कनेक्शन तो करवाया है ना अप्लाई करके। ऐसा तो नहीं कि मीटर उटर उखाड़ के फेंक दिए कहीं पर, बोल दिए डिस्कनेक्शन हो गया, मीटर घर में ही पड़ा हुआ है कहीं पे, कुछ लफड़ा तो नहीं उस ज़मीन पर। तो इसको पहले क्लियर कर लीजिए कि बिजली विभाग का कोई लफड़ा तो नहीं है उससे ज़मीन खरीदने के वक्त। तो अगर आपने खरीद रहा है ज़मीन, घर के साथ आप ले रहे हैं, तो आपको बकाया या बिजली कनेक्शन, अगर आपने उन्होंने प्रॉपर वे में डिस्कनेक्शन कराया, एकदम सही बात है, डिस्कनेक्शन हुई है उसके बाद 1 रुपया बकाया नहीं, तो फिर भी उस कनेक्शन का जो इन्फॉर्मेशन है वो रखिए अपने पास, क्योंकि जब आप नया कनेक्शन अप्लाई कीजिएगा, कोई जाएगा आपके वहाँ पे वेरिफिकेशन करने, तो आपसे ज़रूर पूछेगा कि भाई पहले इसमें क्या था, क्या मीटर था, कहाँ है, क्या नहीं है। आप जितना साफ सुथरा रहिएगा उतना ही आसानी से, उतना ही ढंग से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हमेशा डिपार्टमेंट आप में फॉल्ट ही ढूंढेगा कि कहीं पर फॉल्ट मिल जाए और मैं इसको होल्ड कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, डॉक्यूमेंट अप्लाई हो गया। अब जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जेई लेवल पे जाएगा, ठीक है। थैंक यू। तो आज की वीडियो में हमने घरेलू कनेक्शन का अप्लाई किया सुविधा ऐप से ऑनलाइन, जो ओरिजिनल के साथ सक्सेसफुली हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कमर्शियल कनेक्शन का देखेंगे, ठीक है, कल के वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। कोई त्रुटि या कुछ भी लगे कमेंट कीजिए, और बाकी तो मैं हूँ, आपके हर कमेंट का जवाब मिलेगा। कमेंट कीजिए और कहीं पर भी 1 रुपये नाजायज़ नहीं खर्चा कीजिए, ठीक है। थैंक यू।